गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। तो इस श्रृंखला में हम लोग भारत को एक भौगोलिक नज़रिए से ही देखेंगे या उसी ढंग से भौगोलिक दृष्टि से ही अध्ययन करेंगे, जिसमें होगा भारत का जो भूगर्भिक इतिहास, जो भारत का जो भौतिक प्रदेश है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो अपवाह तंत्र हैं या नदी योग के बारे में भी देखा जाएगा, जो जलवायु प्रदेश हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा, जो कृषि क्षेत्र हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं या फिर जो खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये जितने भी जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव होगा इसी ढंग से इसको अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्लास शुरुआत करने से पहले कुछ अपने बारे में संक्षेप में बता दें। हालांकि ये तो मेरा विचार नहीं था कि अपने बारे में हम अपने से ही बताएं। मेरा मानना यही था कि जो हमारी पहचान बने, आप लोगों की जो सफलता है उस पर आधारित हो, उससे ही लोग मुझे जाने, न कि अपने व्यक्तिगत रूप से बता करके या किसी तरह से भी नेक्स्ट ढंग से जाने लोग। हालांकि जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर अपने बारे में कुछ बताइए, तो वैसे मेरे बारे में बताने लायक तो बहुत कुछ नहीं है, फिर भी मुझे लोग कृष्णमोहन कुशवाहा के नाम से जानते हैं और मेरा एक जो जीवन रहा एक सामान्य विद्यार्थी की तरह ही जीवन रहा है। जो हमारा उच्च जो अध्ययन हुआ है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही जो उच्च शिक्षा का अध्ययन मिला है हमको। इसके बाद हम दिल्ली चले गए सिविल सर्विस के तैयारी करने के लिए, जिसमें 3 बार मुख्य परीक्षा देने का मौका मिला, जिसमें 1 बार इंटरव्यू कॉल हुआ था। हालांकि फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो और जो अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हैं अन्य कई जगहों पर भी दिए हैं। हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है उसमें दिया गया है, फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दिए हैं, यहाँ पे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी दिया गया है। और वर्तमान में मैं जो कानपुर यूनिवर्सिटी का जो एक कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक है, और बाकी सब आप लोग के साथ हूँ। जैसे कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन लोग का यथासंभव सहायता करता हूँ, चाहे क्लास के माध्यम से हो या व्यक्तिगत हो। ठीक है, तो यही रहा मेरा छोटा सा एक जीवन। अब हम लोग जो आने वाले जो क्लास हैं, अभी तो जो क्लास ले रहे हैं केवल भूगोल के ही ले रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय होगा उसमें सामान्य अध्ययन के लिए भी जाएगा। सामान्य अध्ययन में भी अन्य जो विषय हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या फिर जो इकोनॉमिक्स हो, इन सब चीज़ों का या करेंट अफेयर्स का भी लिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि अपने जो टॉपिक है भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत के भूगोल में हम लोग ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इन्फॉर्मेटिव ही आते हैं। ठीक है, फैक्चुअल ही आते हैं ज़्यादा, क्योंकि 90% यहाँ से जो भारत से संबंध में जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे सामान्य अध्ययन में आए या फिर जो ऑप्शनल का पेपर हो उसमें, तो फैक्चुअल ही आते हैं ज़्यादा। जितना आदमी रट सके, प्रैक्टिस कर सके, चाहे जिस तरह से भी उसको याद कर सके, चाहे ट्रिक बना करके भी याद कर सके। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव ही ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे कुछ समझाने लायक होगा या कॉन्सेप्चुअल होगा वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे, कॉन्सेप्ट और फैक्ट को ही लेकर चलेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो जितना भी क्लास होगा इसमें सारा चीज़ यहीं पे मटेरियल सही तौर जितना भी इसे क्वेश्चन जो बन रहे हैं सब यहीं पे दे दी जाए। इसके अतिरिक्त आप लोग को और मैंने कहीं जगह पे जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि भारत के भूगोल के संदर्भ में, तो भारत को हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जानते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो हैं रूस हैं, कनाडा हैं, यूएसए हैं, चाइना हैं और ब्राज़ील हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं। तो ये 6 देश हैं कि जो भारत से बड़े हैं, अन्यथा बाकी 7वां नंबर पे भारत ही है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि तो भारत 1 नंबर पर हो चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगभग 140 करोड़ हम लोग पहुँच चुके हैं। इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी जनसंख्या है यदि इसको उत्पादक बना दिया जाए अच्छे ढंग से शिक्षा दे करके या, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको समझा जाएगा। जैसे कि हम लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है, ठीक है, कि इसको पॉजिटिव नज़रिए से ही एक है। और जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत भी एक जो विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतंत्र के रूप में भी हो गया अब। ठीक है, तो अब इसको जो फैक्ट हैं हम कुछ फैक्ट उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले जो भारत का चौहद्दी है देख लेते हैं कि किस ढंग से है। तो सबसे पहला जो भारत की स्थिति है पूरे ग्लोब पे, वो
उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक है। तो भारत के पूरा जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, जो दक्षिणी भाग है अधिकतम ये यदि आइलैंड की दृष्टि से देखा जाए तो 6 डिग्री है, ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। यदि मुख्य भूमि के देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से ये उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक है। और जो भारत के बीच से जो रेखा गई है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पे है, ये भारत को आधा ये बीच से गुजरती है, ठीक है। इसकी चौहद्दी देख लेते हैं कि जो उत्तर वाला भाग है इसमें चारों तरफ हिमालय श्रेणी है, ठीक है। यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक ये बीच में ये हिमालयी पर्वत है। इसके ऊपर चाइना है, यहाँ पे तिब्बत है। जो इस पश्चिम वाले भाग में पाकिस्तान है, यहाँ तक गुजरात तक, ठीक है। इस भाग में पूरी तरह पाकिस्तान है। जो पूर्वी भाग है तो म्यांमार है या अरकान म्यांमार की जो पहाड़ी है यहाँ पे, इसके पश्चात जो म्यांमार आता है देश, इसके बाद ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये देशों से घिरा हुआ, जबकि दक्षिणी भाग पूरी तरह से जो हिंद महासागर है, जिसमें 2 भाग हैं, बंगाल की खाड़ी है और दूसरा इधर का जो पश्चिम वाला भाग है अरब सागर का क्षेत्र है, ठीक है। और जो दक्षिण साइड में है छोटा सा एक देश है श्रीलंका, ठीक है। इससे हम लोग घिरे हैं। यदि इसके उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट देख लिया जाए मैक्सिमम, तो जो सबसे उत्तरी पॉइंट है जो जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल नाम से जानते हैं, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। जो दक्षिणी भाग है, मुख्य भूमि के जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य भूमि का, तो ये बताइएगा। और यदि संपूर्ण रूप से पूछा जाए पूरी तरह से, तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा का, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है। सबसे जो पूर्व के जो भाग है क्षेत्र है वो किबीथु नाम से जानते हैं, ठीक है। जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश देशांतर पे है, ठीक है। ये देशांतर है इधर से। देशांतर अक्षांश तो जानते ही होंगे, देशांतर होता है ऐसे होते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये पूर्वी या पश्चिमी हो सकता है, जबकि जो अक्षांश होता है उत्तरी या दक्षिणी होता है, ठीक है। इसको इस ढंग से जानते हैं। तो हम लोग टोटल जो भी भाग है पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए जितना भी पॉइंट होगा वो उत्तर साइड में ही होगा, ठीक है। नॉर्थ कहा जाएगा यहाँ पे, जिसे नॉर्थ अक्षांश है, ठीक है। और ये भी नॉर्थ अक्षांश है। तो ये जो इसका पश्चिमी भाग है, भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है, वो गौरमाथा या गौरमाथा नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से जो क्वेश्चन जो में आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि गौरमोता ही पूछा जाए, कहीं गौरमाथा दिया रहता है, कहीं स्टेज से कुछ नाम दिया रहता है। तो ध्यान रखिए, कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पे है, ठीक है। पूर्वी देशांतर है, जबकि इसका पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पे है, ठीक है। अब इसकी लंबाई हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है। तो जो मुख्य भूमि का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से। जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई, मतलब कि ये गौरमाथा से लेकर किबुधु तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखने से ही लग रहा है कि ये जो लंबाई है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन लंबाई कुछ ज़्यादा है और चौड़ाई इसकी अपेक्षा कम है, ठीक है। यदि कई बार आकृति पूछा जाता है कि जो भारत की आकृति है किस ढंग से है, तो ये चतुष्कोणीय है, ठीक है। जैसे 4 उसके कोने बने हुए, एक आयत की आकृति का, लगभग आयत तो नहीं कहेंगे, चतुष्कोण कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। इसका यदि पूछा जाए कि भारत की जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किस किस देश से बना हुआ है, तो ये 7 देश हैं, ठीक है। जो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो सबसे बड़ा है ये लंबाई के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा लंबाई की दृष्टि से पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में तो क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे लंबी किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ एक कहा जा सकता है। लेकिन जो ऑप्शनल का पेपर आएगा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेगा, ठीक है। ये कई क्रम में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो पहला ये क्रम में ही लगाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि सर्वाधिक जो लंबाई है बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा।
यदि इसको ये याद करने का इसका ट्रिक बताया होता है कि इसको बचपन नाम से जानते हैं, ठीक है। बचपन मतलब बी मतलब बांग्लादेश, सी मतलब चाइना, पी मतलब पाकिस्तान, एन मतलब नेपाल, बचपन इसको बोला है, ठीक है। तो इस ढंग से याद किए रहिए, केवल 4 ही याद किएगा, बाकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यदि याद हो जाए तो अच्छी ही बात है, लेकिन 4 पर कम से कम विशेष ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो जलीय तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा की इसकी जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। 6100 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर के यहाँ से लेकर पूरे मिला करके दिया जाए तो ये मुख्य भूमि की 100 किलोमीटर है या 6100 किलोमीटर है। जबकि यदि तटीय इसको भी मिला दिया जाए, जो आइलैंड को भी, जो तट का भी भाग मिला दिया जाए, तो ये हो जाता है 7116 किलोमीटर, ठीक है। 7116 किलोमीटर जो तटीय कुल तटीय लंबाई हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो स्थलीय सीमा है, ये वाला स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर के, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। वो यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई है। अब कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, जैसे जानते हैं कि कर्क रेखा बीच से ही जाती है। ये कभी पूछ देता है नंबर के रूप में पूछने के कि कर्क रेखा में पे कितने राज्य अवस्थित हैं, तो वो कुल मिला के 8 राज्य हैं। जबकि राज्य का यदि नाम पूछेगा तो पश्चिम से पूरब की तरफ दिए गए हैं, जिसमें पहला है गुजरात, यहाँ पे है राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, यहाँ पे है झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि जो केंद्रीय यामोत्तर रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है, या भारत मानक समय इसको बोला जाता है। यहीं से भारत का समय का निर्धारण होता है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, ठीक है, पूर्वी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन कौन से स्टेट हैं। तो यहाँ पे है, पहला है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इसके बाद से मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। मैंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश के, ठीक है। जो तटीय क्षेत्र में पूछा जाएगा तटीय राज्य कौन कौन सा है। तटीय राज्य मतलब ये गुजरात से लेकर के और यहाँ तक ये कुल कितने राज्य हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये काफ़ी इसको एकदम जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखिए, टोटल 9 राज्य हैं, ठीक है। ये 9 राज्य हैं, जिसमें लंबाई के हिसाब से भी कई बार पूछा जाता है। तो सर्वाधिक लंबाई है तटीय क्षेत्र की, वो है गुजरात की, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे जो कटा फटा इतना ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा है गुजरात की है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश के हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र के हैं, उसके बाद तमिलनाडु के हैं, उसके बाद केरल के हैं, ठीक है। तो ये जो तटीय क्षेत्र बताया गया है, ये केवल मुख्य भूमि का है, ठीक है। यदि आइलैंड के भी जोड़ दिया जाए अंडमान निकोबार, तो सर्वाधिक जो तटीय क्षेत्र है अंडमान निकोबार का ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यदि मुख्य भूमि का यदि पूछेगा या राज्यों के पूछेगा, तब इसको बताना है कि गुजरात सर्वाधिक जो सबसे लंबाई ज़्यादा है। जबकि तटीय क्षेत्र का यदि पूछा जाए कि पूरे मैंने अंडमान निकोबार का भी नाम दिया रहेगा, तो गुजरात से भी ज़्यादा अंडमान निकोबार का जो लंबाई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ तटीय क्षेत्र में गुजरात की जगह पे यहाँ पे अंडमान निकोबार हो जाएगा, उसके बाद से गुजरात का नंबर रहेगा, ठीक है। और जो भारत का मानक समय होता है यहाँ से, जैसे कि अब डिस्कस कर रहे थे कि निर्धारित हुआ 82.5 डिग्री से है, ये GMT से, GMT मतलब जैसे ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि लंदन से गुजरा है 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री पे है, तो वहाँ से गुजरा है, तो वहाँ के अपेक्षा ही इसको वह 5.5 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। 5.5 घंटे ये जो 82.5 डिग्री है वो अधिक रहता है, ठीक है। जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटे अधिक मैंने पहले हो जाता है, आगे रहता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र प्रदेशित में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें जम्मू कश्मीर हुआ था, फिर 9 हो गए,
ठीक है। 28 राज्य, पहले 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, सॉरी, ठीक है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो फिर ये जो इसका लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, तो फिर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और उसके बाद से यहाँ पे जो दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया, तो फिर वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, आज के डेट में, ध्यान रखिएगा। और ये अंडमान निकोबार जैसे कि ये इंडिया का ही भाग है, ये उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है और दक्षिण अंडमान है। ये पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये इंदिरा पॉइंट है, जब से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और भी जितने भी इससे संबंधित हो गए सब इंफॉर्मेटिव भी आएगा अगले क्लास में, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। कई यहाँ पे चैनल है कि किस, जैसे डेक्कन पास है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है, ठीक है, तो ये कौन कौन सा विभाजित करता है। तो जो अगला क्लास होगा उसमें उसको हम इन्फॉर्मेशन के रूप में मैंने एक दे देंगे, ठीक है। तो ये जितना भी जैसे डिस्कस कर रहे थे कि अभी जितना भी यहाँ से आएगा क्वेश्चन वो इन्फॉर्मेटिव ही रहेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव मतलब कि और सूचना से ही संबंधित रहेगा या फैक्चुअल ही होगा, ठीक है। तो जितना उसको प्रैक्टिस कर सके, याद कर सके जैसे भी, ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो राजधानी है कवरत्ती यहाँ पे है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है। जो अगला क्लास होगा तो कुछ इससे संबंधित जो कुछ जानकारियाँ हैं भारत से संबंधित उसको देंगे, और बाकी टॉपिक के रूप में लिया जाएगा जो कि जो भारत की जो भूगर्भिक इतिहास है या भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में अगला क्लास होगा, उसके बारे में होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन हुआ या कोई सवाल होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।